हेलो एवरीवन, वेलकम टू वाईफाई स्टूडियो सिवन ई लर्निंग। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे हिस्ट्री के इम्पोर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आइए शुरू करते हैं। जो पहला क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म में त्रिरत्न का क्या अर्थ है? बौद्ध धर्म में जो त्रिरत्न का अर्थ है बुद्ध, धम्म और संघ। बुद्ध, धम्म, धर्म और संघ। जो बुद्ध धम्म है उसे धर्म भी कहा जाता है। यानी बौद्ध धर्म के जो त्रिरत्न हैं बुद्ध, धम्म यानी धर्म और संघ। जो संस्कृत में त्रिरत्न है इसका अर्थ होता है तीन रत्न। जो बुद्ध, धम्म यानी उनकी शिक्षा, संघ यानी उन सभी का समुदाय जो शिक्षाओं का पालन करते हैं। बुद्ध धर्म के बारे में अगर बात करें तो जो बुद्ध धर्म है यह विश्वास है जो सिद्धार्थ गौतम बुद्ध द्वारा स्थापित किया गया था। सिद्धार्थ गौतम भगवान बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी पूर्व में नेपाल के लुम्बिनी में हुआ था, जो बोध गया के एक पीपल के पेड़ के नीचे निर्वाण प्राप्त किया था। इसीलिए बुद्ध को एक प्रबुद्ध के रूप में माना जाता है। सारनाथ बनारस में जो बुद्ध हैं वो अपना पहला उपदेश दिए थे जिसे धम्मचक्र परिवर्तन कहा जाता है। 80 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया, जो यूपी के कुशीनगर जिले में इनका निधन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त द्वितीय ने किस ईस्वी में गुजरात में गुप्त साम्राज्य का विस्तार किया था? तो ये किया था 390 ईस्वी पूर्व में। जो चंद्रगुप्त द्वितीय है इनके दरबार में विद्वान खगोल शास्त्री बराहमीर और संस्कृत कवि और नाटककार कालिदास थे। चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य उत्तरी भारत के एक शक्तिशाली सम्राट के रूप में जाना जाता है। जो चंद्रगुप्त द्वितीय है यह चंद्रगुप्त का पुत्र था जिसने एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की थी। चंद्रगुप्त द्वितीय ने 388 से 409 ईस्वी पूर्व तक गुजरात, बंबई के उत्तर, सौराष्ट्र, पश्चिम भारत और मालवा को अधीनस्थ किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रकूट का शाही प्रतीक क्या था? तो राष्ट्रकूट का शाही जो प्रतीक था वो सुनहरा बाज था। राष्ट्रकूट वंश जो है 755 ईस्वी पूर्व से 975 ईस्वी पूर्व तक था। जो राष्ट्रकूट वंश है उसके संस्थापक दंती दुर्ग जो कि 735 से 756 ईस्वी तक राष्ट्रकूट वंश पर शासन किया। अमोघ वर्ष प्रथम जो कि राष्ट्रकूट वंश के महानतम राजा थे। सुनहरा बाज राष्ट्रकूट वंश का शाही प्रतीक माना जाता था। कदम वंश की बात करें तो कदम वंश जो कि मयूर शर्मा कदम वंश के संस्थापक थे। काकुस्थ वर्मा को कदम वंश का सबसे शक्तिशाली शासक माना जाता है। शेर कदम वंश का प्रतीक माना जाता है, यानी कदम वंश का जो प्रतीक है वो शेर है। जो चोल वंश है, चोल वंश विजयालय चोल साम्राज्य का संस्थापक था और यहाँ टाइगर जो है चोल राजवंश का प्रतीक था। चेरा वंश जो कुलशेखर अलवर और चेरा राजवंश के संस्थापक थे। धनुष और तीर चेरा राजवंश का प्रतीक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? तो ये थी ईंटों से बनी इमारतें। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता ईंटों से बनी इमारत थी। सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के रूप में भी जाना जाता है, जो पाकिस्तान और पश्चिमी भारत से लगभग 2500 ईस्वी पूर्व में था। जो हड़प्पा है वो पाकिस्तान में है, मोहनजोदड़ो ये भी पाकिस्तान में है, सुतकागेंडोर जो कि ये पाकिस्तान में है, चनहुद्रो पाकिस्तान में है, कालीबंगन जो कि राजस्थान भारत में पड़ता है, लोथल और सुरकोटदा ये गुजरात में है, बनवाली हरियाणा में और धौलावीरा गुजरात पड़ता है। ये कुछ महत्वपूर्ण हड़प्पा स्थल है। 1924 में भारतीय पुरातत्व सोसाइटी यानी एएसआई के महानिदेशक जॉन मार्शल ने सिंधु घाटी में दुनिया के लिए एक नई सभ्यता की खोज की थी। जो सिंधु घाटी सभ्यता है मिस्र, मेसोपोटामिया, भारत और चीन की प्राचीन शहरी सभ्यता में सबसे बड़ी सभ्यता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन स्थल कालीबंगन राजस्थान के किस जिले में घाघरा नदी के तट पर स्थित है? तो जो प्राचीन स्थल कालीबंगन है वो राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में घाघरा नदी के किनारे स्थित है। जो कालीबंगन है 1952 में स्वतंत्रता के बाद अमलानंद घोष ने हड़प्पा सभ्यता के हिस्से के रूप में इस स्थल की पहचान की थी और इस खुदाई के लिए चिन्हित किया था। कालीबंगन नामक स्थान का शाब्दिक अर्थ होता है काली चूड़ियाँ। यह काली चूड़ियों के टुकड़े के सघन वितरण के लिए इसका नाम देता है, जो इसके टीले की सतह पर पाए जाते थे। जो यहाँ की दीवार थी
4:2:1 के अनुपात में मिट्टी की ईंटों से बनी थी, जिसमें आंतरिक और बाहरी दोनों चेहरों पर मिट्टी के प्लास्टर था। कालीबंगन के जो महत्वपूर्ण खोज था वो एक जुताई का क्षेत्र था। कालीबंगन में ऊँट की हड्डियां भी मिली और जल निकासी व्यवस्था कालीबंगन में ठीक से विकसित नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कन्नौज में निम्न राजवंशों में कौन सा राजवंश त्रिकोणीय संघर्ष का हिस्सा नहीं था? तो ये था चोल वंश कन्नौज पर प्रतिहार राष्ट्रकूट पाला और चोल राजवंशों में जो चोल राजवंश है उसका त्रिकोणीय संघर्ष का हिस्सा नहीं था, जबकि प्रतिहार राष्ट्रकूट और पाला जो राजवंश थे उनका त्रिकोणीय संघर्ष में हिस्सा था। 8वीं शताब्दी में हर्ष कन्नौज की मृत्यु के बाद विभिन्न शक्तियों के बीच आकर्षण केंद्र बन गया था। यह 3 बड़ी शक्तियों पाला, गुर्जर, प्रतिहार और राष्ट्रकूट के बीच त्रिकोणीय संघर्ष का कारण बन गया। जो दंती वर्मन या दंती दुर्ग है 735-756 ईस्वी पूर्व राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक थे। गोदावरी और बीमा के बीच दंती दुर्ग ने सभी क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया था। राष्ट्रकूट स्वयं को सत्य की वंशज मानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलिंग युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो जो कलिंग युद्ध है वो 261 ईस्वी पूर्व में हुआ था। अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष में 261 ईस्वी पूर्व में कलिंग युद्ध लड़ा था। इस युद्ध में नरसंहार द्वारा राजा को हस्तांतरित कर दिया गया था, इसीलिए सांस्कृतिक विजय की नीति के पक्ष में भौतिक आधिपत्य की नीति को छोड़ दिया। जो अशोक है वो 273 ईस्वी पूर्व से 232 ईस्वी पूर्व तक यह सबसे बड़ा मौर्य शासक था। पहले तक्षशिला और उज्जैन के राज्यपाल थे। इनका शासन चरम दक्षिण को छोड़कर पूर्व उपमहाद्वीप तक फैला हुआ था। इसमें अफगानिस्तान, बलूचिस्तान, कश्मीर और नेपाल की घाटियां शामिल थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन गुप्त काल के दौरान चिकित्सा पर अपने काम के लिए जाना जाता है? तो जो सुश्रुत थे वो गुप्त काल के दौरान चिकित्सा पर अपने काम के लिए जाने जाते थे। जो सुश्रुत है भारत के सबसे प्रसिद्ध चिकित्सक और सर्जन है। वह गुप्त काल के दौरान चिकित्सा पर अपने काम के लिए जाने जाते थे। यद्यपि 5वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व के दौरान अभ्यास किया था, लेकिन चिकित्सा और सर्जरी में उनके कई योगदान पश्चिमी दुनिया में इसी तरह खोजों से पहले थे। सुश्रुत संहिता सुश्रुत द्वारा लिखी गई थी और कहा जाता है कि गुप्त काल के दौरान उन्हें सबसे अच्छा सर्जन माना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के किस पुरातात्विक स्थल को परशुराम के खेरा के नाम से जाना जाता है? तो ये है आलमगीरपुर। आलमगीरपुर सिंधु घाटी सभ्यता के आलमगीरपुर पुरातात्विक स्थल को परशुराम के खेरा नाम से भी जाना जाता है। आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में सिंधु घाटी सभ्यता का एक और प्रमुख पुरातात्विक स्थल है। परशुराम के खेरा के रूप में जाने जाने वाला आलमगीरपुर यमुना नदी के किनारे बस्ती हड़प्पा 12 काल से 3300 ईसा पूर्व से 1300 ईसा पूर्व तक मौजूद थी। खुदाई के दौरान यहाँ पर छत के टाइल्स, कप, फूलदान, मोतियाँ और गाड़ियाँ जैसी कई सिरेमिक वस्तुएं थीं। इसके अलावा एक कुबड़ वाला बैल और एक टूटे हुए तांबे के ब्लेड यहाँ पर पता लगा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिलान करना है यहाँ पे। तो जो यहाँ महाकाव्य और लेखक के नाम दें तो जो किरत जूनियम है इसके लेखक हैं भारवी। जो 10 कुमार चरित्र महाकाव्य है इसके लेखक हैं दांडी। जो बुद्ध चरित्र के लेखक हैं अशोघोष तथा जो विक्रमो मौर्यवंशी है इसके लेखक हैं कालिदास। जो किरत जूनियम महाकाव्य है 6वीं शताब्दी में भारवी द्वारा लिखा गया एक संस्कृत महाकाव्य था। यह उनका एकमात्र मान्यता प्राप्त कार्य है। यह 18 कांड के साथ एक महाकाव्य कविता है जिसमें भगवान शिव महाभारत के पांडवों में से एक अर्जुन की शक्ति का परीक्षण करते हैं। जो 10 कुमार चरितम है इसका लेखन प्रसिद्ध संस्कृत कवि दांडी द्वारा किया गया है। इसमें प्यार और स्याही शक्ति की खोज में 10 राजकुमारों के कारनामों से संबंधित है। जो बुद्ध चरितम महाकाव्य है इसको लिखे हैं अशोघोष। इसमें गौतम बुद्ध के जीवन पर आधारित संस्कृत महाकाव्य शैली की एक महाकाव्य कविता है। जो विक्रमोर्वशी है ये प्राचीन भारतीय कवि कालिदास द्वारा लिखी गई है, जो 4वीं शताब्दी ईस्वी में फला फूला राजा पूर्व और उर्वशी नामक एक खगोलीय अप्सरा की वैदिक प्रेम कहानी पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद में कुल कितने पुस्तकों या मंडलों में विभाजित किया गया है? तो ऋग्वेद को कुल 10 पुस्तकों या मंडलों में विभाजित किया गया है।
पहला और 10वां जो मंडल है सबसे नवीनतम और सबसे लंबा मंडल है। गायत्री मंत्र को ऋग्वेद के तीसरे मंडल से लिया गया है और मंडल 9 पूरी तरह से सोमा को समर्पित है। 10वें मंडल में पुरुष सूक्त है जो कि 4 वर्णों का वर्णन करता है, जो ब्रह्मा या पुरुष के मुंह, हाथ, जांघ और पैरों से पैदा हुए थे। ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में बात करने वाली नासड़िया सूक्त 10वें मंडल में ही है। वेदों को हिंदू धर्म का पहला धार्मिक ग्रंथ माना जाता है। जो वेद 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अर्थवेद। जो ऋग्वेद है ये सबसे पुराना और सबसे महत्वपूर्ण वेद में एक माना जाता है, जो रसायन विज्ञान, चिकित्सा विज्ञान के ज्ञान को शामिल करता है। जो यजुर्वेद है ये केवल वेद जिसमें 2 भागों में विभाजित किया गया था, कृष्णा यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद, जो सभी यज्ञ, फार्मूला और हथियारों का ज्ञान बताता है। नेक्स्ट है सामवेद। यह भारतीय शास्त्रीय संगीत की उत्पत्ति माना जाता है। जो अथर्ववेद है, अर्थवेद, इसमें आयुर्वेद का ज्ञान है, जो मंत्र और तंत्र भी है, इसीलिए इसे काले वेद के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रताप मेहरगढ़ एक नवपाषाण बस्ती पाकिस्तान में कहाँ पर स्थित है? तो यह स्थित है बलूचिस्तान में। मेहरगढ़ दक्षिण एशिया में खेती और चरवाहों के प्रमाण के साथ सबसे शुरुआती स्थलों में से एक माना जाता है। जो मेहरगढ़ है सिंधु नदी घाटी के पश्चिम में बोलन दर्रे के पास स्थित है। इसकी खोज 1974 में फ्रांसीसी पुरातत्वविदों जियां फ्रांसवा जरंगे और कैथरीन जॉर्जी द्वारा निर्देशित एक पुरातात्विक टीम ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कजुला कटफिसेस किस वंश का राजा था? तो जो कजुला कटफिसेस है वो कुषाण वंश का राजा था। राजा कजुला कटफिसेस जो है वो महान कुषाण राजा कनिष्क के परदादा थे। राजा कनिष्क ने 78वीं ईस्वी में शक संवत की शुरुआत की थी। इस वंश का अंतिम शासक वासुदेव द्वितीय था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही ढंग से इसमें पूछा है कौन सा मेल नहीं खाता है? तो इसमें जो सारनाथ है वो 4 से संबंधित है, रामपुरवा सांड से। संकिसा जो है वो घोड़े संबंधित नहीं है, तो जो संकिसा है वो हाथी संबंधित है, तो ये मिलान तीसरा वाला सही नहीं है। जो लौरिया नंदनगढ़ है वो सिंह से संबंधित है। रामपुरवा में 2 खंबे हैं, एक बैल के साथ और दूसरा शेर के रूप में है। हालांकि एविकस आंशिक रूप से, इसलिए कम से कम एक संकिसा केवल एक क्षतिग्रस्त हाथी राजधानी जो कि मुख्य रूप से अनपुलाइस है, कोई खंबा साफ नहीं मिला है और शायद इसी साइट पर कभी नहीं खड़ा किया गया था। बिहार के पश्चिम चंपारण जिले के बेतिया से 23 किलोमीटर दूर लौरिया नंदनगढ़ के स्तंभ में एकल शेर की राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्यमेव जयते का क्या अर्थ है? सत्यमेव जयते का अर्थ है सत्य की ही जीत होती है। जो सत्यमेव जयते है वो मुंडिका उपनिषद के एकमात्र मंत्र का हिस्सा है, जो एक प्राचीन हिंदू ग्रंथ है। इस वाक्यांश को भारत की स्वतंत्रता के बाद 26 जनवरी 1950 को भारत के राष्ट्रपति भारत के राष्ट्रीय आदर्श वाक्य के रूप में अपनाया गया था। यह वाक्यांश अशोक की सिंह राजधानी के आधार पर देवनागरी लिपि में लिखी गई है। भारतीय राष्ट्रीय प्रतीक के साथ यह वाक्यांश सभी भारतीय मुद्राओं के एक तरफ खुदा हुआ है। पंडित मदन मोहन मालवीय इसी नारे को लोकप्रिय बनाने के लिए पहचाने जाते हैं। थैंक यू।